हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एचडी विथ अनीस सर के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हमारी केमिस्ट्री की क्लास चालू हो चुकी है ना। आज ये हमारा 7वां लेक्चर है केमिस्ट्री का। पिछली क्लास में हमने राउल्ट के नियम के बारे में पढ़ा है ना। उसके बाद आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हेनरी का नियम, ठीक। और उसके बाद वाष्प दाब है ना, वेपर प्रेशर हो गया, मोल अंश, इन सभी के बारे में डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज की ये जो क्लास होने वाली है ना, अब यहाँ से चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक, जो कि हमारा क्या है, अणुसंख्या गुणधर्म है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये मैं बता दूं आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है ना, कि आप चाहे तिमाही एग्जाम देंगे स्कूल में अपने, या फिर छमाही एग्जाम देंगे, एनुअल है ना, एनुअल एग्जाम देंगे, ईयरली एग्जाम देंगे, या फिर बोर्ड एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे है ना केमिस्ट्री से रिलेटेड, आपको इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा है ना। अब इसके आपके न्यूमेरिकल मिलेंगे या फिर डेरिवेशन, वो न्यूमेरिकल के चांस ज़्यादा होते हैं 90 to 100% है ना, और जो डेरिवेशंस होते हैं उसके चांस थोड़ा कम होते हैं, बट न्यूमेरिकल के चांस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो अणुसंख्य गुणधर्म आपको पढ़ना है ना। अब अणुसंख्य गुणधर्म होता क्या है, किसी भी विलयन का जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है। अब देखिए, अणुओं की संख्या के बारे में बात होगी है ना। अब मेरे पास देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 3 कंटेनर ले रहा हूँ है ना। एक हमारे पास ए है, एक बी है और एक सी है ना। हमारे पास 3 कंटेनर हैं, तीनों में हमने क्या ले लिया, वाटर, इसमें भी वाटर, इसमें भी वाटर ले रखा है हमने, विलायक यानी कि, ठीक। अब देखिए हमने क्या किया, इसको गर्म किया है ना, इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, इसे भी हीट कर रहे हैं, ये भी हीट कर रहे हैं है ना। जब इसको हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, भाप बनाएगा है ना, वाष्प बनाएगा। देखो ये वाष्प के कण है, ये भी वाष्प बनाएगा, ये भी अपना वेपर बनाएगा, वाष्प बनाएगा है ना। भाई तीनों ही क्या है, वाटर है ना। ये भी हम कर रहे हैं 70 डिग्री सेल्सियस पर, ये भी 70 डिग्री सेल्सियस पर, और इसको भी अपन 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं है ना। अब देखिए इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्योंकि तापमान क्या है, सबका टेम्परेचर क्या है, इक्वल है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो वाष्प बनेगा है ना, और जो दाब लगाएगा वाष्प है ना, यानी जो वाष्प दाब होगा वो तीनों का ही क्या होगा, इक्वल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विलायक के रूप में हमने क्या ले रखा है, हर जगह पे वाटर ले रखा है, और सबका तापमान क्या है, अपना 70 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। इस ताप पर है ना, वाष्प दाब हमारा हो गया है 500 mmHg है ना। इसका भी, इसका भी, इसका भी सेम है ना, तीनों का सिमिलर है भाई, क्योंकि तीनों ही सॉल्वेंट हमारे क्या है, वाटर है। हमारा जो विलायक है, तीनों में हमने जल रखा है ना, और सब में तापमान सबका क्या है, 70 डिग्री सेल्सियस हमने कर रखा है। अब इसमें एक चीज की हम क्या कर रहे हैं, एंट्री करने वाले हैं, विलेय की। चलो यहाँ पे भी हम विलेय मिलाएंगे, इस पानी में भी हम विलेय मिलाएंगे, इस वाले पानी में भी हम विलेय मिलाएंगे। अब देखो यहाँ पे हम विलेय की मात्रा थोड़ा कम रख रहे हैं, यहाँ पर विलेय की मात्रा इससे थोड़ा ज़्यादा रख रहे हैं, और यहाँ पे विलेय की मात्रा सबसे ज़्यादा रख रहे हैं, ठीक। ये सब क्या है, अवाष्पशील विलेय है ना। अब
मेरा आपसे ये क्वेश्चन है ना, अगर आप मेरी पिछली क्लासेस देख चुके हैं ना, अगर आप पिछली क्लासेस देखें हैं तभी ये वीडियो आपके समझ में आएगी, है ना। भाई ये प्रॉपर्टी समझने के लिए आपको वाष्प दाब समझ में आना चाहिए, है ना। आदर्श और आदर्श विलयन के बारे में हमने बताया था। मैंने बताया था जो वाष्प दाब है ना टॉपिक, वो एक ऐसा टॉपिक है जो आपके इस पूरे चैप्टर को क्या करेगा, कवर करने वाला है ना। अगर उसे आप नहीं समझोगे तो फिर एक तो मोलन्स और एक क्या है वाष्प दाब, इन दोनों के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। तो चलिए, हमने क्या मिला दिया, विलय मिला दिया, है ना, विलय ऐड कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा विलय मिलाने के बाद, है ना। अब आप देखेंगे इसमें हमने विलय मिलाया, है ना। अब जब विलय मिलाऊंगा तो वेपर बनना कम हो जाएगा, है ना, वाष्प बनना कम हो जाएगा, है ना। अब जब वाष्प कम हो जाएगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। घट के मान लो हो गया कितना, 450 mmHg, है ना। यहाँ पे थोड़ा हमने ज़्यादा विलय मिलाया है तो वाष्प थोड़ा और ज़्यादा कम बनेगा, है ना, तो वाष्प दाब और ज़्यादा कम हो जाएगा। मान लो यहाँ पे हो गया 400 mmHg, है ना। यहाँ पे हमने ढेर सारा क्या मिला रखा है, विलय मिला रखा है ना। तो जब विलय मिला रखा है ढेर सारा, है ना, तो वाष्प भी थोड़ा और कम बनेगा यहाँ पे, है ना, और घट कर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। मान लेते हैं 300 हो गया, है ना, 300 mmHg। अब इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है ना, हमने विलय मिलाया, ठीक, तीनों ही सॉल्वेंट यानी तीनों ही विलायक में हमने जल में क्या मिलाया, विलय मिलाया, अलग अलग क्वांटिटी में, है ना। एक में हमने विलय कम मात्रा में मिलाया, एक में ज़्यादा मात्रा में मिलाया, एक में उससे भी ज़्यादा मात्रा में मिलाया, है ना। तो इसका जो वाष्प दाब था कम हो गया, इसका उससे भी कम हो गया, इसका सबसे कम हो गया, है ना। तो जब भी हम विलयन में, है ना, सॉरी विलायक में, है ना, क्या मिलाते हैं, विलय मिलाते हैं, तो विलय मिलाने से हमारा क्या होता है, वाष्प दाब घट जाता है। पिछली वाली क्लास में हमने इसको बहुत ही बढ़िया से डिस्कस किया है ना, पिछले की सारी क्लासेस में मैंने जो भी वाष्प दाब की वीडियो बनाई है प्लीज़ आप उसे जाके देख लेना, है ना, तब इस वीडियो को आके देखना, आपकी एकदम समझ में आएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो विलय मिलाया जाता है वो क्या होगा, इसकी सतह पे चला जाएगा, है ना, विलायक के, और खुद तो ये वाष्प बनता नहीं है और जल के कणों को भी वाष्प बनने नहीं देता, है ना, दिक्कत करता है। तो जितना ज़्यादा विलय मिलाओगे वाष्प उतना ही कम बनेगा, और जितना कम वाष्प बनेगा उतना ही वाष्प दाब उसका कम होता चला जाएगा। तो विलय मिलाने से क्या खाली वाष्प दाब पे ही प्रभाव पड़ेगा, है ना। अब देखिए, विलय के मिलाने से सिर्फ वाष्प दाब पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और भी चीज़ें हैं जिस पे प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि आपका घनत्व तो हो गया, ठीक, यानी कि डेंसिटी, है ना। और क्या होगा, इसके क्वथनांक, है ना, क्वथनांक में क्या होगा, परिवर्तन होगा, इसके हिमांक में परिवर्तन होगा, है ना। क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट, है ना, हिमांक में होगा, हिमांक बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट, इसके डिस्कोसिटी यानी कि श्यानता, है ना, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, तो काफ़ी सारे जो गुण हैं, है ना, उन सब में क्या होगा, अलग अलग डिफरेंस आएगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें क्या होगा, परिवर्तन आएगा। लेकिन क्या हमको सब पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना। हमारे इस चैप्टर में आपको 4 ही प्रॉपर्टी पढ़नी है ना, अणुसंख्य गुणधर्म की। तो वो कौन कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, है ना, लिखते आपको बताते हैं कि अणुसंख्य गुणधर्म है क्या, है ना। तो किसी भी विलयन में विलयन का वह गुण जिसमें जो कि क्या करता हो, अणुओं, विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता हो, है ना, ना कि उसकी क्वालिटी पर। जैसे यहाँ पे जितना ज़्यादा संख्या में आप विलय मिलाओगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, विलयन में परिवर्तन आएगा, है ना, उसके वाष्प दाब में आएगा, उसके क्वथनांक में आएगा, उसके हिमांक में आएगा, है ना।
तो विलयन का वह गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उसको क्या बोलते हैं? विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म। ठीक, तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, है ना, उसके बाद आपको समझाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अणुसंख्या गुणधर्म होता क्या है। अणुसंख्या गुणधर्म, है ना। तो विलयन का वह गुण, मैं ब्लू से लिख रहा हूं, जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। क्या कहलाता है? अणु संख्या गुणधर्म कहलाता है। विलयन का अणु संख्या गुणधर्म कहलाता है। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, है ना। अब अणुओं की संख्या से, है ना, किस किस चीज़ में प्रभाव पड़ने वाला है, तो वो हम मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमको अणुसंख्या गुणधर्म की पढ़नी है उसको हम लिख देते हैं। सबसे पहला आपका है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, दूसरा आपका है हिमांक में अवनमन। एंड थर्ड आपका है पराशरण दाब। पराशरण दाब, ठीक, वैसे मैंने सही लिखा था पराशरण। आपका फोर्थ क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक, तो इन चार ही प्रॉपर्टीज को आपको क्या करना है? पढ़ना है ना। अब बात करें कितना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, है ना। अगर आपने इन चारों प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया, ठीक, क्वथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, हिमांक में अवनमन, है ना, पराशरण दाब और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, है ना। यही चारों टॉपिक हैं इस चैप्टर के, है ना। जिसको आपने कवर कर लिया तो आपका 80% हिस्सा इस चैप्टर का क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ इस चारों टॉपिक से आपका जो बोर्ड एग्जाम में, है ना, क्वेश्चन आने का जो आने की जो संभावना है वो आपका 100% होता है कि इन चारों में से ही आपको पेपर में न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, है ना। तो एक एक चीज़ को बढ़िया से हम डिटेल में समझेंगे, क्या है कैसे है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं, है ना। हेडिंग लगाते हैं क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, अब क्वथनांक में अगर आपको उन्नयन समझना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्वथनांक होता क्या है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट, है ना। क्वथनांक क्या होता है ना। तो जब भी हम क्वथनांक की बात करते हैं, है ना, आपका दिमाग जाता है क्लास 9th पर। आपने क्लास 9th में क्वथनांक के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा होगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्वथनांक की बात करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उन्नयन के बारे में बाद में बात करेंगे, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंटेनर ले रहा हूँ, है ना। इसमें हमने क्या भर रखा है, वाटर ले रखा है ना। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, मतलब हमारा शुद्ध क्या है, विलायक। यहाँ पे हम क्या बैरोमीटर लगा दे रहे हैं, क्योंकि क्या करता है, हमारा वाष्प दाब को मापता है ना, वेपर प्रेशर को। हम क्या कर रहे हैं, इसका तापमान बढ़ा रहे हैं। हमने 45 डिग्री सेल्सियस कर दिया, है ना। टेम्परेचर कितना कर दिया, 45 डिग्री सेल्सियस। हालांकि यहाँ का टेम्परेचर तो उससे भी ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता है यहाँ पे हमारा वाटर है, ठीक। तो क्वथनांक का मतलब, है ना, मन में ये धारणा बनी होती है कि कोई भी चीज़ का क्वथनांक क्या होता है। तो आप बच्चे से पूछोगे कोई, है ना, तो आपको क्या बताएगा कि क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर कोई भी जो द्रव होता है वो क्या होता है, वाष्प बदलना चालू हो जाता है ना। किसमें, वाष्प में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोगों से पूछोगे तो वो बताएंगे क्या, कि वह ताप जिस ताप पर हमारा जो द्रव है वो क्या होगा, उबलने लग जाएगा, है ना, बॉईल करने लग जाएगा, उसको क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। अब मैं आपसे बात करता हूँ, हमने क्या कर दिया, 45 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, है ना। अब देखेंगे जब भी पानी का जो तापमान है वो 45 से 50 डिग्री के आसपास जाएगा, आपका जो वाटर है ना, वो क्या होगा, वाष्प बनाना चालू कर देगा, वेपर बनाना चालू कर देगा 45 डिग्री पे, है ना। और हम इसको बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर को 75 डिग्री सेल्सियस पर कर दे रहे हैं, है ना। तो 75 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही करेंगे वैसे ही क्या होगा, पानी जो है आपका उबलना चालू कर देगा। पानी क्या करेगा, उबलना चालू कर देगा। अब 45 डिग्री पे ही क्या कर रहा है, वाष्प बनाना चालू कर रहा है, 45 डिग्री पर उबलना चालू हो जा रहा है ना। लेकिन आपको पता है कि जो पानी का क्वथनांक होता है इन दोनों में से कोई नहीं होता, है ना ही 45 डिग्री सेल्सियस ना ही 75 डिग्री सेल्सियस, है ना। सबको ये पता है ना, कि जो पानी का क्वथनांक होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो पानी वाष्प तो 45 डिग्री पे ही बना रहा था, बॉयल करना शुरू हो गया था 75 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा क्या काम करने वाला है ना। देखो पानी जो कुछ भी कर सकता था वो आ, उसने करके दिखा दिया 45 पे ही, 75 पे ही, है ना। भाई वो उबल के भी दिखा दिया, वाष्प बनाकर भी दिखा दिया। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा क्या काम करने वाला है जिसको 100 डिग्री सेल्सियस को आ, पानी का क्वथनांक बोलते हैं हम, क्यों बोलते हैं, है ना। तो आज आपको ये पता चलने वाला है
गर्मी बहुत है ना। देखिए भाई 45 डिग्री पर पानी वाष्प बनाने लगा, 75 डिग्री पर उबलना चालू हो गया है ना। लेकिन 100 डिग्री पर ऐसा ये क्या करने वाला है जिसके लिए इसको 100 डिग्री को पानी का क्वथनांक बता दिया गया है ना। अब आप देखेंगे कि जब यहाँ पर वेपर बनेगा है ना, तो वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर भी बनेगा है ना, मतलब वाष्प बनेगा तो वाष्प दाब लगेगा, मान लो 200 mmHg था है ना। उसके बाद 200 से हो गया आपका 400, फिर 600 हो गया। एक टाइम आएगा जब क्या हो जाएगा, आपका जो वाष्प दाब है वो 760 mmHg हो जाएगा। आप ताप बढ़ाते जाओगे, वाष्प दाब बढ़ता जाएगा है ना। जब हमारा जो वाष्प दाब है वो कितना हो जाएगा, 760 mmHg है ना, जो कि क्या होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर, यानी कि 1 atm के बराबर होता है। ये क्या है हमारा वायुमंडलीय दाब। जब हमारा जो वाष्प दाब है कितना हो जाए 760 mmHg यानी कि 760 mmHg हो जाता है ना, तो उसको क्या बोल देते हैं 1 atm के बराबर है, यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। तब जब आपका बैरोमीटर का जो कांटा है 760 पर होगा, उस टाइम पर आप देखेंगे कि जो आपका तापमान होगा पानी का वो पहुंच चुका होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर है। इसका मतलब ये है कि जब किसी विलयन का है ना, या फिर किसी विलायक का, किसी भी द्रव का अगर मैं बात करूं, जो तापमान है ना, किसी भी द्रव का वह तापमान जिस तापमान पर द्रव का जो वाष्प दाब है ना, कितना हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, 760 mmHg के बराबर हो जाएगा। वही ताप क्या कहलाएगा, उस द्रव का क्वथनांक कहलाएगा है ना। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया इसका, जल का क्वथनांक। तो आपको समझ में आया कि 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक क्यों होता है ना। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना हो जाता है, सॉरी, इसका जो वाष्प दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है ना। अब देखिए तो क्वथनांक आपको समझ में आया है ना। आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वथनांक में उन्नयन पर आते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा है ना। इसको इरेज करते हैं। क्या करते हैं अपन, दो कंटेनर बनाते हैं। परिभाषा इसकी मैं लिख दूँ, उसको समझाता हूँ। विलयन तथा विलायक के क्वथनांक में अंतर, यानी कि किसकी बात हो रही है, TB माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू डेल टी बी। ठीक, विलयन और विलायक के क्वथनांक में अंतर क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन।
चलिए देखिए, अब मैं इसको समझाने के लिए क्या करता हूँ, 2 कंटेनर ले लेता हूँ। दोनों में ही अपन क्या ले लेते हैं, बैरोमीटर हमने लगा रखा है दोनों में ही, इसमें भी इसमें भी, है ना। ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या है, विलायक है, हमने जल ले रखा है। यहाँ पे भी हमने उतनी ही मात्रा में जल ले रखा है ना। अब देखो क्या होगा, इसमें इसको हमने गर्म करना चालू किया, ठीक, इसको भी हमने गर्म करना चालू कर दिया। अब आप देखेंगे हमने तापमान कर दिया कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका भी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है ना। अब दोनों ही क्या करेंगे, अपना काम शुरू कर देंगे, यानी कि वाष्प बनाएंगे। वाष्प बनाएंगे, है ना। तो वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, वाष्प दाब 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना दिखाएगा, 760 mmHg के बराबर होगा, आपको पता है ना भाई। 100 डिग्री सेल्सियस पर जब आप पानी को बॉईल करेंगे, है ना, तो जो वाष्प दाब होगा कितना हो जाएगा, 760 mmHg। मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, पानी है, शुद्ध विलायक है, यहाँ पे भी पानी है, शुद्ध विलायक है ना। तो एक मिनट रुकिए, चलिए, साउंड थोड़ा प्रॉब्लम थी, है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर दोनों का ही वाष्प दाब कितना हो जाएगा, 760 mmHg, जो कि क्या होगा, 1 atm के बराबर होगा, वायुमंडलीय दाब, है ना। लेकिन अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सा करने जा रहे हैं। क्या, इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, विलय मिलाने जा रहे हैं। ठीक, विलय मिलाने जा रहे हैं, है ना। अब जब विलय मिला देंगे, इसमें देखो विलय के कण हमने ऐड कर दिए। अब क्या होगा, चलिए अब बताइए आप क्या होगा जब हमने इसमें विलय मिला दिया, तो क्या होगा, जैसे ही हम इसमें क्या मिलाएंगे, विलय मिलाएंगे, है ना, आप देखेंगे कि वाष्प बनना कम हो जाएगा, है ना। वाष्प बनना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कांटा कहाँ चला जाएगा, पीछे। जब वाष्प कम हो जाएगा, है ना, तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, है ना। मान लो चला गया 650 mmHg पर, है ना। भाई आप विलय के कण मिलाएंगे, है ना, तो वैसे ही क्या होगा, वाष्प बनना कम हो जाएगा। जब वाष्प बनना कम हो जाएगा तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर अभी भी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है ना। यहाँ पे भी 100 डिग्री सेल्सियस है। कांटा कहाँ पे, 760 पे रुका हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इसमें विलय मिलाया, कांटा क्या हो गया, पीछे चला गया, है ना। मतलब वेपर प्रेशर जो था आपका, वाष्प दाब, वो क्या हो गया, वायुमंडलीय दाब से कम, यानी कि 760 mmHg से क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो अगर आपको इस कांटे को फिर से यहाँ पे लाना है, यानी कि वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है, 760 mmHg आपको करना है, तब उसके लिए मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या करना पड़ेगा। चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर मुझे फिर से वाष्प दाब इस विलयन का 760 करना है, तब क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, तापमान बढ़ाना पड़ेगा। मान लो हमने बढ़ा के कर दिया कितना, 110 डिग्री सेल्सियस, है ना। जब हमने तापमान बढ़ा दिया तो
जाहिर सी बात है जो हमारा वाष्प है ना, वो और ज़्यादा मात्रा में बनेगा, है ना, और वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा, यानी हो सकता है पहुंच जाए कितना, फिर से पहुंच जाएगा 760 ऑफ mmHg, है ना। तो ये हमारा क्या था, विलायक का वाष्प दाब, है ना। पहले अब तो ये विलयन बन चुका है ना भाई। अब ये क्या बन चुका है, ये अब 760 जो आया है ये विलयन का वाष्प दाब आया है ना 110 डिग्री सेल्सियस पर। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर 760 किसका था, विलायक का था। ये हमारा किसका है, विलायक, है ना। और ये 110 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक किसका है भाई, 110 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ है, 760 हो गया है ना, यानी कि 1 atm के बराबर हुआ है। तो 110 हमारा क्या हो जाएगा, इस विलयन का क्वथनांक हो जाएगा, किसका, विलयन का, है ना। ठीक, अब देखो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिख रखा है। केमिस्ट्री को समझना है तो सबसे पहले क्या कर रहे हो, आप परिभाषा को रटने की कोशिश मत करो, है ना। परिभाषा रटोगे तो आप रटते रह जाओगे, कुछ जिंदगी में उखाड़ नहीं पाओगे, है ना। केमिस्ट्री में आपको अगर कुछ करना है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करने हैं, सबसे पहले क्या करो, आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, है ना। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे पेपर में, है ना। 100% आपके मार्क्स आने वाले हैं। आपको क्या करना है, अब देखिए परिभाषा क्या दी गई है, विलयन तथा विलायक के क्वथनांक में अंतर क्या कहलाता है, हमारा क्वथनांक में उन्नयन। फॉर्मूला ये है, यानी कि अब देखो जहाँ भी नॉट लगेगा, है ना, वो शुद्ध विलायक होगा। मैंने पिछले क्लास में बता रखा था, है ना। जब भी हम जैसे हमारा PA होता था ना, तो हम इसको P0A कर देते, तो जहाँ पे नॉट लगा देंगे इसका मतलब किसकी बात हो रही है, विलायक की बात हो रही है ना। जब भी डेल्टा लगता है ना, डेल्टा का मतलब होता है अंतर, है ना, डिफरेंस बिटवीन टू, अब कह लो प्रेशर हो गया, है ना, कुछ भी हो गया, तो दो चीज़ों के बीच के जो अंतर होता है उसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं केमिस्ट्री ज़्यादातर, है ना। और ये हमारा क्या है, विलयन का वाष्प दाब। तो अगर हमको इन दोनों में अंतर निकालना है ना, विलयन के वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब में अंतर निकालना है, तो ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर देंगे, है ना। तो हमको पता चल जाएगा कितने का अंतर है ना। भाई देखो क्वथनांक क्या हुआ, बढ़ गया, है ना। जैसे ही हमने क्या किया, इसमें विलय मिलाया, क्वथनांक हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। तो उन्नयन का मतलब बढ़ना ही तो होता है, बोलते हैं ना, खूब बढ़ो, उन्नति करो, पढ़ो लिखो, है ना। उन्नति को मतलब आगे बढ़ो, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे जब विलायक में क्या मिलाया है हमने, विलय मिलाया, तो उसका जो क्वथनांक है वो क्या हुआ, बढ़ गया। और इसी को क्या बोलेंगे, क्वथनांक का उन्नयन, यानी कि हमारा जो ΔTB है, क्वथनांक का जो उन्नयन है, वह बराबर होगा किसके, अपना TB का मतलब होता है विलयन का वाष्प दाब माइनस T0B, यानी कि विलायक का वाष्प दाब। मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, ये हमारा क्या है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का सॉरी क्वथनांक, है ना। ये हमारा क्या है, विलायक का क्वथनांक, है ना। एक मिनट भाई, जरा गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत हो रहा है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, है ना, इस गर्मी में पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा होता है क्या, क्वथनांक में उन्नयन, है ना। विलयन के आप क्वथनांक को विलायक के क्वथनांक से आप माइनस कर दोगे तो आपका ΔTB निकल के आ जाएगा, यानी कि क्वथनांक में कितना उन्नयन हो गया ये आपका निकल कर आ जाएगा, है ना। तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ΔTB को क्या बोलते हैं, अपना क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं। TB को क्या बोलते हैं, विलयन का क्वथनांक। और T0B को क्या बोलते हैं, विलायक का क्वथनांक। अब इस चीज़ को आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको ग्राफ के जरिए इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जल्दी से इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए,
इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अब ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, है ना, कि क्या है ये, क्या बवाल है। बुक में ग्राफ भी दिया गया है तो उसको भी समझाना जरूरी है। हालांकि पेपर में पूछा नहीं जाता है कि ग्राफ विधि से आप इसको समझाइए, बट समझ में आना जरूरी है। चलिए हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से। देखिए ये हमारा टेम्परेचर है, ये हमारा प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वीपी, वाष्प दाब। ठीक, अब आपको पता है तापमान बढ़ाएंगे वाष्प दाब बढ़ेगा, तापमान बढ़ाएंगे वाष्प दाब बढ़ेगा, है ना। तो चलिए कुछ वैल्यूज हम रख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये 200 हो गया, यहाँ पे 300, 500, 700, 760, 800। ठीक, इतना है सब, वाष्प दाब है ना। इतना है। अब यहाँ पे टेम्परेचर के लिए कुछ वैल्यू ऐड कर लेते हैं, जैसे कि अपना हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, 50 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया, 110 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है ना। अब मैं बात करूं, सबसे पहले अपन ग्राफ बनाएंगे विलायक के लिए, है ना। भयंकर गर्मी। तो विलायक के लिए जब ग्राफ बनाएंगे, है ना, मान लो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन को मैं ब्लैक से कर दे रहा हूँ, क्यों, ये वायुमंडलीय दाब की लाइन है ना। मतलब जब यहाँ पे ताप प्रेशर पहुँच जाएगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपका वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास क्या है, पानी है ना। पानी का तापमान हम पहले हमारा 0 था, है ना। अब 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। मान लो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो हमारा मतलब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, चलो थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, 1 मिनट फिर से। ये बना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये किसका है, विलायक का। तापमान आप देखो आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं, वाष्प दाब ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है ना। तो ये ग्राफ हो गया किसका, विलायक का। मतलब आप तापमान बढ़ाएंगे वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। अब देखिए जब वाष्प दाब आपका पहुंच जाएगा किस पे, यहाँ पर 760 ऑफ mmHg, है ना, है ना। अब आपको भी पता है जब वाष्प दाब कितना हो जाएगा अपना 760, है ना। तो वहाँ पे आप जब देखेंगे तापमान क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, है ना। इस लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारा जो विलायक का ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, मतलब तापमान बढ़ाएंगे
वाष्प दाब ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा, है ना। और जब पहुंच जाएगा कितना 760 ऑफ mmHg, तो उस समय पे तापमान क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब अपन बना रहे हैं विलेन का वाष्प दाब, मतलब ये विलायक था, हमने क्या किया इसमें विलेय मिलाया, अब क्या बन गया विलेन। तो विलेन जैसे ही मिलाएंगे, है ना, विलेय जैसे ही मिलाएंगे तो विलेन का जो वाष्प दाब होगा क्या होगा अपने आप घट जाएगा, तो मतलब वो और नीचे से स्टार्ट होगा, है ना। और उसको फिर से इतने में पहुंचने में क्या लगेगा और ज़्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा, है ना। अब जब फिर से क्या होगा इसको आप 760 में पहुंचाओगे, है ना, तापमान भाई नीचे आ जाएगा, जैसे विलेय मिलाओगे। उसके बाद फिर से अगर इसको आपको करना है तो तापमान और बढ़ जाएगा, बढ़ के कितना हो जाएगा 110 हो गया। ठीक, देखिए ये पानी था, तापमान आपने इसको आप इसका बढ़ाते गए, पहुंच गया कितना 760 पे, है ना। और उस टाइम पे टेम्परेचर कितना देखोगे तो आपको दिखेगा 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे इसमें आप क्या मिलाओगे विलेय मिलाओगे तो आपका जो वाष्प दाब है घट जाएगा, है ना। उसके बाद फिर से आपको अगर लेके आना है 760 पे तो आपको और ज़्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ाना पड़ जाएगा। और ये किसका हो गया हमारा विलियन का, है ना। अब देखो यहाँ पर उसी पानी में हमने विलेय मिला दिया, अब देखो दोनों के तापमान में क्या हो गया अंतर आ गया, है ना। अब इसी अंतर को अपन क्या बोल देते हैं डेल्टा टी बी, ठीक है ना। ये जो अंतर है दोनों के तापमान में विलयन और विलायक के तापमान में, उसी अंतर को क्या बोलते हैं डेल्टा टी बी, यानी क्वथनांक में उन्नयन, है ना। और ये हमारा किसका मान हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ये शुद्ध विलायक का मतलब कि क्वथनांक हो जाएगा टी नॉट भी, है ना। और ये हमारा किसका हो जाएगा विलियन का क्वथनांक यानी कि टी बी, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका ग्राफ प्रॉपर तरीके से, है ना। तो उम्मीद है आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। अब करना है इसका डेरिवेशन, जो फॉर्मूला बनता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, तो चलिए 1 मिनट रुकिए ज़रा। चलिए देखिए, ग्राफ हमने समझ लिया, है ना। अब हमको फॉर्मूला डिराइव करना है इसका, है ना, क्वथनांक में उन्नयन के लिए। तो क्वथनांक में जो उन्नयन होता है यानी कि हमारा जो डेल टी बी होता है, यहाँ से करते हैं। ये अगर देखा जाए, है ना, तो हम अच्छा ये डेल टी बी हमारा बढ़ता कब है, मतलब क्वथनांक में जो अंतर होता है विलयन और विलायक के कब बढ़ता है, हम जितना ज़्यादा उसमें विलेय मिलाते जाएंगे, है ना। मतलब कि देखा जाए तो जो विलयन का क्वथनांक होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है, वो किस पर डिपेंड होता है विलेय के अणुओं की संख्या पर, है ना। अब विलेय के अणुओं की संख्या को हम किस में मापेंगे मोल्स में मापेंगे, है ना। यानी कि हम मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल टी बी किसके एक्स ऑफ बी के, है ना। अब बी के लिए मैंने आपको बताया है जब भी मैं बी की बात करूंगा, है ना, इस चैप्टर में वी का मतलब होगा विलेय, ठीक। तो विलेय के मोल प्रभाज पर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या हमारा डेल टी बी, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन, है ना। जितना ज़्यादा आप विलेय मिलाते जाओगे, विलेय मतलब विलेय हो गया, है ना। तो इसको विलेय के अणुओं की संख्या किसमें मापेंगे हम मोल प्रभाज में मापेंगे, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, जैसे ही प्रोपोर्शनल को हटाएंगे हमारा एक स्थिरांक आएगा, है ना, डेल टी बी। अब बराबर प्रोपोर्शनल हटाएंगे एक स्थिरांक आएगा के, और ये हमारा क्या हो गया इंटू एक्स बी, है ना। अब अगर हम क्या करेंगे एक्स बी को ओपन करेंगे तो डेल टी बी बराबर के इंटू एक्स बी का मतलब होता है आपको पता होगा एन बी अपान एन बी प्लस एन ए, है ना। अब लेकिन यहाँ पे बात आती है ना, इसका मतलब होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, है ना।
मोलन्स आपको पढ़ना पड़ेगा अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है ना। तो मोलन्स वाली वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है इसी प्लेलिस्ट में, है ना, पहली या फिर दूसरी वीडियो है, ठीक। तो उसको जाके आप पहले समझिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक अलग है। अगर इस पर मैं डिस्कस करूँगा कि मोलन्स क्या होता है तब फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब देखिए, अब कितने लोग ऐसे हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि चलिए आप शुगर, है ना, पानी में शुगर डाल के लेके आइए मेरे लिए, तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि क्या करेंगे, 1 गिलास पानी में आधा गिलास शुगर लेके आएंगे, है ना, चीनी। ऐसा कोई करेगा? कोई नहीं करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो पानी में शुगर डलता है ना वो थोड़ी मात्रा में डलता है, ठीक। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है ना। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मतलब मैंने आपको ये बताया नहीं कि मुझे शरबत बनाना है, चाय बनानी है, क्या करना है, नहीं बताया, है ना। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि 1 गिलास वाटर में आप आधा गिलास क्या करो, चीनी डाल के लाओ, घोल के लाओ, है ना। तो मतलब हमारे विलायक की तुलना में जो विलेय है वो क्या होगा, बहुत ही कम मात्रा में होगा। मतलब हमारा जो NB है ना, वो बहुत ही क्या होगा, थोड़ी मात्रा में होगा, किसके मुकाबले में, Na के मुकाबले में, है ना। यानी विलायक के मोलों की संख्या के मुकाबले विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी, बहुत थोड़ी मात्रा में होगी, है ना। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। नगण्य मान सकते हैं किसको, NB को, किसके सामने, Na के सामने, है ना। तो जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, अब देखिए क्या हो जाएगा, डेल TB बराबर K और यहाँ पे NB अपान Na, ठीक। अब इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे डेल TB बराबर K इंटू, है ना। अब NB का मतलब होता है विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, विलेय का भार बटे अणु भार, है ना। तो NB मतलब होता है WB बटे MB, है ना। फिर बटे में Na का मतलब WA बटे MA, है ना। WB क्या है हमारा, विलेय का भार, है ना। MB क्या है, विलेय का अणु भार। WA क्या है, विलायक का भार। MA क्या है, विलायक का अणु भार, ठीक। चलिए सब कुछ आ रहा है सही से, है ना, बार बार चेक करना पड़ता है। तो आप देखिए ये क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि विलेय का भार। ये क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ वेट, सॉरी सोल्यूट यानी कि विलेय का परमाणु भार। ये क्या है, विलायक का भार, विलायक का परमाणु भार, है ना। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपको पता है डेल TB बराबर क्या हो जाएगा, एक रहेगा ना, WB बटे MB, गुणा करेंगे, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो MA अपान WA, है ना, ठीक। इतनी चीज़ आपके समझ में आई, है ना। अब इतनी चीज़ आपके समझ में आ गई, है ना। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे, ये चीज़, इसको देख कर, है ना, दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है। अगर कुछ ख्याल आ रहा है ना, तो आप ब्रिलियंट आदमी हैं। नहीं आ रहा है तो ऐसे नॉर्मल आदमी है ना। क्यों? क्योंकि देखिए ये किसी का फॉर्मूला है। इतना अगर चीज़ हम लिया जाए, है ना, आपने पढ़ रखा है ना, जरूर नहीं पढ़ा होगा क्या, मोललता के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं, मोललता। स्मॉल m, है ना। फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोललता क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, है ना, बटे विलायक का भार kg में, है ना। तो विलेय के मोल मतलब WB बटे MB इंटू WA, ठीक, है ना। ये हमारी क्या होती है, मोललता होती है, यानी कि स्मॉल m, है ना। अगर परिभाषा की बात की जाए तो 1 kg विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को अपन क्या बोल देते हैं, मोललता बोल देते हैं, है ना। तो इन तीनों की जगह पे, मतलब इस फॉर्मूले की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डेल TB हमारा बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू
स्मॉल m, है ना। अब देखिए यहाँ पर साथ में हमारा क्या बच रहा है, m में बच रहा है ना। तीन चीज़ें हो गई। अब आपकी समझ में ये आना चाहिए कि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है हमारा, ये विलायक का परमाणु भार है। और आपको पता होगा कि जो परमाणु भार होता है किसी चीज़ का, वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है ना भाई। जिस जल का आप मोलिकुलर वेट आप निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, 18 आएगा, फिक्स होता है ना। मतलब ये भी कांस्टेंट है और ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। और आपको पता होगा, पता नहीं भी होगा तो मैं बता रहा हूँ क्या, कि एक ही इक्वेशन में दो दो कांस्टेंट नहीं हो सकते हैं, है ना। तो इन दोनों की जगह पे ही हमको क्या कर लेना पड़ेगा, एक नया कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो हमारा जो नया कांस्टेंट आएगा डेल टी बी बराबर, वो अब आ जाएगा के बी इंटू, ये एम है तो एम, इन दोनों की जगह पे हमने क्या ले लिया, एक नया कांस्टेंट ले लिया, यानी कि डेल्टा सॉरी के बी ले लिया। ठीक, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए, इस फॉर्मूले को और ओपन करना है ना। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा डेल टी बी बराबर के बी, है ना। अब देखिए के बी के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, के बी हमारा क्या है, यह मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक, एम हमारा क्या है, मोललता है ना। तो यहाँ पर देखिए एम को अगर अपन ओपन करेंगे, है ना भाई, एम को ओपन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डब्लू बी बटे एम बी इंटू डब्लू ए, है ना। और ये किस में होता है, ग्राम में, है ना। इसको हमको किस में कर चेंज करना होता है, किलोग्राम में, है ना। तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 1000 से भाई नीचे क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे इसके, है ना। ये आपको हमेशा ग्राम में मिलेगा। ठीक, अगर किलोग्राम में मिलेगा तो ठीक है, नहीं ग्राम में मिलेगा तो आपको 1000 से भाग करके किस में बनाना होगा, किलोग्राम में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा, के बी, है ना, इंटू डब्लू बी, अब ये चला जाएगा ऊपर, इंटू 1000 डिवाइड में अपना एम बी है और क्या है, डब्लू ए है। ठीक, तो ये जो होगा हमारा क्या होगा, फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, क्वथनांक में उन्नयन का। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। जल्दी से फटाक से क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट अभी रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो डेल टी बी है ना, इज इक्वल टू के बी इंटू एम है। अगर मैं के बी को हटाऊँ, मतलब इस कांस्टेंट को हटाऊँ, यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रोपोर्शनल, यानी डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक, यानी इसका मतलब क्या है, किसी भी विलयन का जो क्वथनांक में उन्नयन है वो किस पे डिपेंड होता है, उसके मोललता पे डिपेंड करता है ना। किसी भी विलयन का जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मोललता पर, है ना। तो ये चीज़, ये फॉर्मूला, है ना, और एक ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, है ना। डेरिवेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर में पूछा अभी तक नहीं गया है, बट आप इसको करेंगे, समझेंगे, है ना, तो चीज़ें आपके दिमाग में क्या होंगी, फिट हो जाएंगी। तो इसमें मैं लिख देता हूँ सारी वैल्यूज़ क्या क्या हैं, कैसे। ठीक, डेल टी बी हमारा क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, आपको पता है। के बी क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक,
उसके बाद डब्ल्यू भी क्या है, विलेय का भार। एम भी क्या है, विलेय का अणुभार। और डब्ल्यू ए विलायक का भार। ठीक, चलिए अब एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट आप इसका तुरंत ले सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, है ना। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये है हमारा फाइनल फार्मूला किसका, क्वथनांक में उन्नयन का, है ना। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, है ना, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री, जिनका फेवरेट सब्जेक्ट है या फिर नहीं भी है, क्योंकि पास तो होना ही है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। अपने पढ़ाई को जारी रखिए।